नहीं, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। और ये प्लीज भव्या ये काट दे प्लीज। ठीक है, इस बच्चे सोचेंगे क्या ये पढ़ाई नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बात छोड़ते हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। सो फिर अब सबसे पहले मैंने जो सीक्वेंस बताया तो उसी के हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सबसे पहले तो भव्या इसमें कौन सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा एट्रियल फिब्रिलेशन में? नैरो, बहुत ज्यादा। ज्यादा नहीं मतलब, हाँ ठीक है नैरो। उसके बाद फिर क्या चेक करना है पी वेव। ठीक है, तो पी वेव्स में होंगी नॉर्मल पी वेव्स? नहीं होंगी, नॉर्मल तो नहीं होंगी। नॉर्मल पी होंगी वेव नहीं। एब्सेंट, ओके। एंड देन आर आर इंटरवल नैरो नहीं, नैरो क्या होगा? इरेगुलर। इरेगुलर होगा ना? हाँ इरेगुलर। हमने उसके तो पढ़ी है। बाद अरे कल तो भी पूरा पढ़ेंगे, वो तो मैंने बताया था बस कैसे डायग्नोस करते हैं। अब उसके बाद फिर क्या होगा, मतलब उसके बाद कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? तो मैंने आखिरी में बताया था फिब्रिलेटिंग वेव्स मिलती है। मतलब जो तुम्हारा वेव लाइन होगा वो आइसोइलेक्ट्रिक नहीं होगा, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ हिलता रहेगा, मतलब वो तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन पोजीशन कभी मिल ही नहीं पाएगी। रुक जाओ, पेंसिल चार्ज कर रहा हूँ। तुम्हें ना न्यूट्रलाइजेशन पोजीशन मिल ही नहीं पाएगी। तुम देखोगे अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं, मतलब कि पी वेव्स के बीच ना दो, मतलब कि कहीं ना कहीं अंडुलेटिंग वेव्स मिलती रहेंगी तुम्हें, जिसको हम लोग मतलब कि आइसो मतलब कि फिब्रिलेटिंग वेव्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये ऐसे ऐसे वेव्स मिलती रहेंगी छोटी छोटी। ठीक है, ऐसे 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 छोटी छोटी मिलती रहेंगी। मतलब दो पी वेव्स है ना, बीच में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया मान लो, ठीक है, तो फिर मतलब बी वेव्स मिलते रहेंगे। मैंने कल दिखा दिया था, फिर से दिखा दूंगा। ओके, तो अब इसकी बात करते हैं, तो इसको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो दिस इज इरेगुलरली इरेगुलर रिदम। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इरेगुलर रिदम भी इरेगुलरली, रेगुलर नहीं है, वो भी इरेगुलर है। हाँ वही, इरेगुलरली इरेगुलर वेंट्रिकुलर रिदम ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर एट्रियम है तो वो ट्रांसमिट होगा एंड देन वेंट्रिकुलर भी हो जाएगा। और वेंट्रिकल्स का रेट मैंने बताया था कल, इसमें 100 to 160 होता है। अब इरेगुलरली का मतलब है कि जो रिदम है वो तो मतलब कि इरेगुलर रिदम तो है ही, ठीक है, बट वो भी इरेगुलर इंटरवल पे हो रहा है। ठीक है, मतलब कि सेम इंटरवल पे नहीं हो रहा। तो ये इंटरवल को डिनोट कर रहा है, ये मतलब कि कॉन्टोर को डिनोट कर रहा है कि मतलब वो इरेगुलर है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब रेट ऑफ एट्रियल डिस्चार्ज की बात करते हैं। तो इसमें रेट ऑफ एट्रियल डिस्चार्ज अगर हम जनरलाइज मतलब जनरली बोले तो हमारी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अराउंड 350 to 500 होना चाहिए, बट मोर ऑफ्टन इट इज अराउंड 400 to 450। ओके, तो ये हो गया। एंड देन फिब्रिलेटरी वेव्स आर प्रेजेंट, जो कि मैंने बताया था। ओके, इतना समझ आ गया? सो अब हम इसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन है कि मतलब प्रेजेंटेशन, मतलब पेशेंट की क्या है कि कितने ड्यूरेशन से उसको है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहला होता है पैराऑक्सिस्मल। ओके, तो पैराऑक्सिस्मल में क्या होता है, तुम खुद ही समझ आ रहा होगा। पैराऑक्सिस्मल में क्या होता है कि मतलब थोड़े टाइम के लिए होता है एंड देन इट रिवर्ट्स विद इन, मतलब कि रिवर्ट्स विद इन 7 days, 7 मतलब days। 7 days के अंदर खत्म। हाँ 7 days के अंदर खत्म हो जाएगा। पढ़ के आइए क्या आज? यस, मुझे तो डांट कहा तो पड़ी मैं थी पढ़ ना, क्यों रही इसलिए मैं है? पढ़ के आया हूँ। ओह अच्छा, तो पहले ही पढ़ के आ गई, वाह सही है। यार नहीं उसके यार, बाद मैं दूसरा ईसीजी है, प्रैक्टिस कर रही थी तो उसमें देखा था परसिस्टेंट और एक था। अच्छा परसिस्टेंट होता है मोर देन 7 days तक लास्ट करता है। ठीक है, और रिक्वायर्स कार्डियोवर्जन ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड फाइनली होता है हमारा परमानेंट। ठीक है, परमानेंट मतलब कि जो कि मोर देन परमानेंट जो कि मोर देन 1 year लास्ट कर चुका है। ठीक है, और टर्मिनेट नहीं हो रहा, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय कार्डियोवर्जन या जो भी फार्मालॉजिक। ठीक है, टर्मिनेटेड स्पेलिंग गलत हो गई बिकॉज ठंडी लग रही है। टर्मिनेटेड, ठीक है, जो भी हो। अब उसके बाद बात करते हैं, एक और कंडीशन होती है लोन एफिब। लोन एफिब मतलब कि या तो उसको मतलब कि या तो 60 years लेस देन एज, ये लेस देन सी है 60 क्या? years ऑफ एज है। LONC है क्या? नहीं, ई है। अच्छा।
लॉन्ग तो कुछ हो भी नहीं सकता ना, इसमें ना ही कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होता है, नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, एंड देयर इज नो कोमॉर्बिडिटी, मतलब लाइक डायबिटीज या हाइपरटेंशन वगैरह उसको कुछ है नहीं। स्पेलिंग खुद लिख लेना, ठीक है। एंड नो हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, मतलब मैंने हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी बताया था ना कैसे चेक करते हैं अगर किसी कोई केस रखा हो तो। भव्य क्या होता है तरीका? देख 180 से ऊपर तूने बताया था कि 180 से ऊपर हो, मैंने 180 180 नहीं बताया था, मैंने 90 to 60 बताया था, उससे नीचे हो गया तो मतलब हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है प्रेशर, याद हो तो, ठीक है, जाके देखना एक बार। ठीक है, तो कॉजेस की बात करते हैं अब, मतलब AFib के कॉजेस। तो AFib का कॉजेस क्या होता है? मोस्ट कॉमन वैल्वुलर डिजीज कॉजिंग AFib, कॉजिंग AFib, ठीक है। तो कौन सी होती है? MR, मतलब माइटल रिगर्गिटेशन मोर देन MS, ओके। एंड देन सेकंड इज हमारी सबसे मोस्ट कॉमन एक्यूट कंडीशंस कॉजिंग AFib, ठीक है। तो इसका होगा निमोनिया, मतलब पैट से याद रख सकते हो, निमोनिया, इसका पायरेट्स अल्कोहल, था, निमोनिक। पायरेट्स, नहीं मेरे को हाँ इतने नहीं पता भाई, तुम ही पढ़ो इतने, हमें 3 पता है। एंड एक पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, मतलब लेकिन पेरिकार्डाइटिस कभी कभी सब एक्यूट भी होता है, मतलब प्रेजेंटेशन तो इसलिए मैंने नहीं बताया था, बट हाँ एक्यूट भी हो सकता है। तो ये हो गया। एंड उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल कंडीशन कॉजिंग AFib, कंडीशन कॉजिंग AFib, ठीक है। तो क्या होगा? ASD, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ओके, ठीक है। अब एक बात बताओ, मोस्ट कॉमन एरिथमिया पोस्ट ऑप क्या कौन सा होगा? एफिब। कोई आइडिया है? गलत, एट्रियल फ्लटर होता है, तो ठीक इधर है। क्यों लिख रहे हैं आप? बट बिकॉज सेकंड नंबर पे ये होता है इसीलिए, ठीक है। ठीक है। हमें सेकंड, जिंदगी में सेकंड आने वाले लोगों को भी याद रखना चाहिए, ठीक है। यस सर। ये नहीं कि अगर हम फर्स्ट आते हैं तो सेकंड वालों को भूल जाए, ठीक है, तो ये याद रखना मेरे को। लाइफ लेसन साथ में ये मिलता है हमें। देख रहे समर तो कितना फायदा है। एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है, इतना समझ आ गया जितना मैंने बताया अब तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। सो मैंने तुम्हें मतलब एक और टॉपिक होता है जो हार्ट रेट बताने वाला, ठीक है, AFib में कैसे कैलकुलेट करते हो। तो मैं तुम्हें जो बताया था कि जहां भी इरेगुलर रिदम आ जाएगी वहां पे कौन सा रूल लगाते हैं? 6 सेकंड रूल। कौन सा रूल लगाते हैं भव्या? क्या चीज? जहां भी इरेगुलर रिदम होते हैं वहां पे हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं या यार कौन सा नाम रूल तो नहीं लगाते हैं? पता, बट उसमें ये होता है कि तुम 35 गिनो बॉक्सेस एंड फिर उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 नहीं, 30 लार्ज हाँ बॉक्सेस, हाँ वही वही। 30 लार्ज बॉक्सेस में हमें नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स चेक करना होता है, एंड देन उसके बाद हार्ट रेट हो जाए, रेट ऑफ ECG ये होता है 10 into नंबर ऑफ QRS, ओके, ठीक है। पता है मैंने इसका वो देखा था आज एक वीडियो, तो उसमें ये बता रहा था कि इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं, तू जैसे किसकी तू किसकी देख के आई थी ये बताएगा मेरे को। यार मैं ऐसी देख रही थी, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, मैंने काफी यूट्यूब बहुत वीडियोस देखी। मुझे बहुत बुरा लगा मुझे, तुझे विश्वास नहीं है मेरे पे। यार विश्वास की वाह, बात नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रही थी ताकि आप खुश हो जाओ सर। नहीं तो मैं कम करवा रहा था क्या प्रैक्टिस? नहीं मेरे नहीं। लगता है मेरे ही पढ़ाने में कोई कमी रह गई होगी, जो मेरे स्टूडेंट्स को कहीं और जाना पड़ रहा है। सर सेल्फ स्टडी कोई भी नहीं, होती है।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। ओ सॉरी सॉरी, ठीक है, तो हम लोग नहीं एशविन करके आए तो फिनोमेनन की आप बात कर डांटते लेते हो। हैं। ओ ठीक है, चलो अब लोग हम एशविन फिनोमेनन की बात कर लेते हैं। एशविन फिनोमेनन क्या होता है, ये पढ़ा है भव्या? नहीं पढ़ा सर, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज किया है। ओ चलो कोई नहीं। इसमें क्या होता है ना, मतलब ए फिफ्थ के कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो अब क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या होता है, ये हमारी जो ये मैंने बनाई है शॉर्ट साइकिल बोलते हैं, बिकॉज इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। अब एक मैं बनाता हूँ एक लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये अभी तक नॉर्मल चल रहा था, बट अभी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद जो अगली बीट आ गई ना, ठीक है, अगली जो बीट आएगी वो एबरेंटली कंडक्ट होती है, उसको शायद से ऐसे कुछ मिलता है। ओके, तो समझ आया कि कुछ की क्यों हो सकता है एबरेंटली कंडक्ट क्यों हुई ये इम्पल्स, बहुत सारी कोई जगह से आ रीजनिंग? गया इम्पल्स। नो 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 नो, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो अब मैं समझाता हूँ, तो मान लो कि अब तुम्हें ऐसा हो गया कि तुम्हें बोला जाए कि तुम्हारा पेपर मतलब 5 महीने बाद होगा, ठीक है, ऐसा किसी ने बोल दिया तुमसे, ठीक है, बट अचानक से मतलब कि जैसे कि तुम्हारा इस बार पेपर 2 महीने में होता था, शॉर्ट साइकिल कैन बी कंपेरिजन टू 2 मंथ्स, ठीक है, कि तुम्हारा पेपर 2 महीने बाद होगा। अब किसी ने बोल दिया कि 5 महीने बाद होगा, ठीक है, अब तुमने यहाँ पे 5 महीने बाद पेपर दे दिया, ठीक है, अब अगली बार तुम्हें लगेगा कि यार शायद से 5 महीने बाद दियो पेपर, है ना, ठीक है, तो तुम तैयारी नहीं करके आओगे, मतलब तुमने तैयारी नहीं कर रखी होगी, टीचर अगले दिन बोले तो नहीं, तो अगले दिन तुम्हारा टेस्ट है, तो तुम हड़बड़ी में आके टेस्ट दे दोगे और तुम्हारा टेस्ट इसी की तरह हो जाएगा, एवरेंटली कंडक्टेड, है ना, मतलब कि खराब टेस्ट हो जाएगा। तो इस मतलब कि बिल्कुल मायोकार्डियम के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है, उसको लगता है कि यार लॉन्ग साइकिल हो गई है, तो वो अपना रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्ग कर देता है, ठीक है, बिकॉज उसको लगता है अब हार्ट तो आराम से चल रहा है, हम भी आराम से चलते हैं, ठीक है, तो वो फिर क्या करता है, वो मजे से आराम से, मतलब कि वो रिफ्रैक्टरी पीरियड लॉन्ग करके अपना रिपोलेशन लंबी सी करके चल रहा होता है, सोचता है अपनी एनर्जी क्यों कंज्यूम करना है, इतना धीरे धीरे करते हैं, ठीक है, ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम। अब क्या होता है, अचानक से एक इम्पल्स जल्दी आ गई, अब वो होती है मतलब कि वो होती है रिफ्रैक्टरी, ठीक है, तो वो क्या होता है, और ऑलमोस्ट क्या होता है कभी भी, मतलब कि मोस्टली, मतलब कि दोनों जो बंडल्स होती है ना, जो 2 बंडल्स होती हैं, वो उनका मतलब रिफ्रैक्टिव रेट सेम नहीं होता, कोई सी एक पहले वो जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाती है, या मतलब जल्दी रिप्रोड्यूस कर जाती है, वो कंडक्टिंग हो जाती है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है जो इम्पल्स होती है अबरेंटली कंडक्टेड होती है, इसलिए हमारे पास ये आता है, ठीक है, इसको एशमैन फिनोमेनन बोलते हैं। समझ आ गया ना कि क्यों होता है ऐसा? समझ आ गया ना सिमर, क्यों होता है? मैंने हाँ। एग्जांपल बताया तो वैसा ही होता है, मतलब बिल्कुल सेम फिनोमेनन है कि जो हार्ट होता है वो एक्सपेक्ट करता है आफ्टर लॉन्ग साइकिल की उसका रिप्लाई, उसको जो अगला इंपल्स होगा एक लॉन्ग साइकिल के बाद ही आएगा, बट अचानक से उसको सरप्राइज मिलता है एंड जो इंपल्स आती है, अब वो हड़बड़ाहट में उसको कंडक्ट तो कर देता है, बट इट इज एन एबरेंटली कंडक्टेड इंपल्स। ओके, तो इसको एशमैन फिनोमेनन बोलते हैं, ठीक है। तो तुमने हाँ पढ़ा ठीक है। होगा कि स्ट्रोक के मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मतलब कि रिस्क, एक हो सकता है ओबेसिटी, ठीक है, एंड एक होता है हमारा हाइपरटेंशन वगैरह, ठीक है, एक होता है हमारा आर्टिक डायसेक्शन, एक होता है हमारा सिगरेट स्मोकिंग, और कौन कौन से होते हैं भव्या? मुझे नहीं पता। एक होता है कैंसर, स्पेशली एडिनोमास, एडिनोमास से मतलब एम्बोलाई थ्रो आउट करता है, तो इसीलिए, ठीक है, एंड एक होता है ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, बिकॉज मान लो कि जो डीवीटी वगैरह तुम्हारे उसमें बना, ठीक है, वो तुम्हारा सीधा लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम, बिकॉज क्या होता है नॉर्मली लंग फिल्टर कर देता है उसे, मतलब कि जो बना मतलब डीवीटी वगैरह पहले उसमें जाएगा ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, तो लंग तुम्हें पता होगा ना कि फिल्टर जो 4 फंक्शन होते हैं एक ही जाने में लिखे हुए अपने ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि फिल्टर आउट कर देता है एम्बुलेंस वगैरह, ठीक है, तो फिल्टर आउट है, बट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के केस में क्या होता है, डायरेक्ट राइट टू लेफ्ट शंट हो जाता है एट्रियम का, ठीक है, तो वो फिर ऑब्वियसली बात है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आराम से जा सकता है, एंड देन इट विल ट्रेवल टू द ब्रेन एंड कॉज द स्ट्रोक, ठीक है, तो ये हो गया। एंड एक होता है सबसे ज्यादा मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन,
ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन इसलिए होता है बिकॉज जो तुम्हारी एट्रियम होती है वो मतलब कि बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ कि बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, वो क्विवर करती है, मतलब थोड़ी सी, मतलब जैसे मतलब कि ठंडी हम लोग जैसे हिलते नहीं हैं, ठीक है ठीक है, वैसे ही वो क्विवर करती है बस, मतलब कि थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट तो होती नहीं है। अब उस क्विवरिंग से क्या होता है, एक मोमेंटम जो थोड़ा वो सेटअप हो रहा है उससे क्या होता है ना, वो उसको क्लॉट मतलब फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड देन इट विल कॉज स्ट्रोक। ओके, यार समझ आ मैं गया? इसका एक बताऊं रीजन, जो मैंने हाँ अभी बता। पढ़ा था कि मतलब क्योंकि मतलब वहां पे ब्लड रह जाता है, पूरा निकलता नहीं है, इसलिए हाँ कोआगुलेशन का चांस रहता है एंड फिर एम्बुलेंस हाँ, बनता तो है। वही मतलब कि हाँ स्टेटिस तो हाँ एक वन ऑफ द कॉज एग्जैक्टली। है ही, बट एक क्विवरिंग भी एक कॉज है, मतलब मेडिसिन वाले ने बताया था, बताने ठीक है बाकी। ठीक है। ठीक है, मतलब स्टेटिस इज वन ऑफ द कॉज, वो तो है ही ऑफ कोर्स। ठीक है, उसके बाद एक और होता है मतलब कि स्ट्रोक का डीएम ऑफ कोर्स, है ना, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, तो इतना हो गया, मतलब इतने इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे काम का भी एट्रियल फिब्रिलेशन है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास एक पेशेंट है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें एसेस करना है कि उसके स्ट्रोक के चांसेस क्या हैं। ओके, चांसेस ऑफ स्ट्रोक पता करने हैं तुम्हें। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो इसके लिए तुम क्या यूज करोगे, तो वी यूज चैट चैट्स चैट्स टू वेस स्कोर। स्कोर। ठीक है, हाँ ये होता है। ठीक है, तो अगर स्कोर के कंपोनेंट हमें डिटेल में थोड़ा थोड़ा सा देखना है, तो सी होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, इसका स्कोर इसमें 1 देते हैं 1। एच होता है शायद से हाइपरटेंशन है, कैसे ना, हाइपरटेंशन हो गया, इसमें देते हैं 1। ए होता है हमारा एज 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 ऑफ कोर्स, एज होता है एज मोर देन 75 ईयर्स। ठीक है, तो 2 दे दो उसे, मतलब 2 इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1 के आगे। फिर होता है डायबिटीज मेलिटस 1। फिर होता है एस, तो एस से हमारा स्ट्रोक, मतलब प्रायर स्ट्रोक या मतलब ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक वगैरह हुआ था कि नहीं उससे। ठीक है, तो इसका हो गया 2। ओके, उसके बाद वैस्कुलर डिजीज। ठीक है, कोई वैस्कुलर डिजीज उसे है नहीं, कॉलेजन वैस्कुलर डिजीज वगैरह। ठीक है, तो उसमें हो गया 1 देना है, एंड देन ए हो गया हमारा फिर से एज। ठीक है, इस बार एज 65 to 75 है, एंड स्कोर भी थोड़ा कम है इस बार 1। ठीक है, एंड सेक्स फीमेल, फीमेल्स को स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना समझ आ गया? तो अब तुम्हें मतलब कि क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स ठीक है, तुम्हें पेशेंट की हिस्ट्री वगैरह लेनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन चेक आउट द स्कोर। और अगर स्कोर 6 से ज्यादा है तो 9% चांसेस होते हैं स्ट्रोक के। ओके, ठीक है, समझ आ गया इतना? हाँ समझ आ रहा है ना? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट का थोड़ा। ठीक है, तो अगर उसे मतलब कि कोई वो नहीं है, वैल्वुलर हार्ट डिजीज नहीं है, ठीक है, एंड उसका चेस्ट टू वेस्ट स्कोर हमारा वो है 0। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यू कैन ऑमिट द एंटीथ्रोम्बिक थेरेपी। ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की एंटीथ्रोम्बिक, मतलब कि वो उसके मतलब कि बाकी ट्रीटमेंट उसका करेंगे, बट इसके रिगार्डिंग मतलब कोआगुलेशन के रिगार्डिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, एंड अगर स्कोर उसका 1 है देन सिंपल और ओरल एस्पिरिन दे देना उससे। ठीक है, एंड अगर मान लो उसका स्कोर मोर देन और इक्वल्स, मतलब मोर देन और इक्वल्स टू 2 है, तो तुम क्या क्या कर सकते हो, तो ओरल एंटीकोएगुलेशन करना है इस केस में। ओके, तो ओरल एंटीकोएगुलेशन में वारफेरिन सबसे पहले, विटामिन के एगोनिस्ट, सॉरी एंटागोनिस्ट। ठीक है, पता ही होगा, मतलब वीओ के आर को इनहिबिट करता है ना, इतना तो पता ही होगा ना। विटामिन के एगोनिस्ट, एंड देन डेविगार्टन। ठीक है, डेविगार्टन थ्रोम्बिन, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो थ्रोम्बिन इनहिबिटर हो गया, एंड उसके बाद सेक्टर 10 इनहिबिटर्स होते हैं 2, रिवा और रोक्साबन।
एंड एपिक्साबेन। ओके, ये फैक्टर 10 इनहिबिटर है, और जो कि हमारा फाइनल एक्टिवेटर होता है प्रोथ्रोम्बिन का। थर्ड और फोर्थ की स्पेलिंग समझ नहीं आ रही। रिबा रोक्साबेन, रिबा है, सॉरी, रिबा रोक्साबेन। एपिक्साबेन। ओके, समझ गए। ठीक है। एक स्कोर याद रख लेना, उसका नाम याद रखना है बस, हैज ब्लड स्कोर। ये होता है असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर एफिप। ठीक है, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर एफिप। एंड अगर स्कोर 4 से ज्यादा है तो हाई रिस्क होता है ब्लीडिंग का। ओके, ठीक है। यार और ऊपर एक याद करो। रखना है इन सब में से, नहीं नीचे हैज ब्लड बस। हाँ बस इतना ही है, बस नाम याद रखना है। और इन सब में से अगर रीनल एंड स्टेज रीनल मतलब कि फेलियर है, एंड स्टेज सीकेडी है, ठीक है, या रीनल फेलियर, ठीक है, तो फिर क्या होगा यार ये याद रखना, एंड स्टेज रीनल। एक चीज पूछनी थी। हाँ, इसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग क्यों इफेक्ट होगा? हमारा प्लेटलेट थोड़ी ना इफेक्ट हुआ है। क्या? रिस्क ऑफ ब्लीडिंग है ना, जो हैज ब्लड स्कोर है। हाँ, ब्लीडिंग में तो प्लेटलेट्स काम आते हैं ना, मतलब प्लेटलेट्स ब्लीडिंग में रुकाते हैं। प्लेटलेट्स काम आते हैं, कोagulation में काम आते हैं। ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो वही है ना, प्लेटलेट्स ही तो पहले जाके ब्लीडिंग हाँ रोकेंगे। हाँ, तो रिस्क ऑफ अब ये ब्लीडिंग। देखो, ये मैंने तो नहीं बनाया ना, अब ये जिसने बनाया उससे पूछो जाके कि क्यों करते हैं। ठीक है, मैंने ये शायद पढ़ा है उसके लिए होगा ना, एंड उस अगर स्कोर ग्रेटर देन 2 है तब हम वारफेरिन और ये सब दे रहे हैं, तो शायद उस केस में करेंगे ना, ताकि ब्लीडिंग ज्यादा, मतलब ज्यादा वारफेरिन या उस वजह से ब्लीडिंग ना हो, वो मतलब वो देखने के लिए एक करेंगे। साथ है, मतलब कि ऑफ कोर्स दोनों साथ में लेते हैं ना, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, अरे मतलब ट्रीटमेंट का साथ साथ, मतलब स्टेप वाइज है ये, ऑफ कोर्स वो तो और समझना ये चाहिए था ना एंड खुद। स्टेज क्या बता रहे थे? एंड स्टेज रीनल फेलियर में वारफेरिन यूज करते हैं, इनमें से चारों में से, बिकॉज यही सेफ है। मतलब एपिक्साबेन, रिवारोक्साबेन एंड द दाबिगाटन, और इसमें से मतलब वारफेरिन इज प्रेफरेबल। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में देखो एक क्या होता है कि रेट कंट्रोल वर्सेस रिदम कंट्रोल। ठीक है, तुम या तो रेट कंट्रोल कर लो बिकॉज रेट उसका काफी ज्यादा है, या तो तुम रिदम कंट्रोल करके उसको साइनस रिदम में ले आओ, बट रेट उतना ही रहेगा शायद, मतलब कि 200 250 इतना। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल है, कई जगह कुछ लिखा है, कई जगह कुछ लिखा है। तो रिदम कंट्रोल के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे मान लो अगर यंग पेशेंट है, ठीक है, और उसको नया नया मतलब कि एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है, न्यू ऑनसेट एफिब है, ठीक है, तो उसके केस में तुम यूज कर सकते हो। या फिर लोन एफिब जो मैंने बताया था, मतलब कि नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज वगैरह। ठीक है, कुछ उसे हार्ट डिजीज नहीं है एंड कुछ मतलब कि हाई हीमोडायनेमिकली मतलब स्टेबल है, उस केस में यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर रिवर्सिबल कॉज हो, जैसे मैंने बताया थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह भी हो सकता है कॉज, ठीक है, पेरिकार्डिटिस, तो ऑफ कोर्स तुम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो साथ में, तो उस केस में भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर CHF हो चुका है प्लस एफिब, ठीक है, मतलब CHF प्रेसिपिटेटेड बाय एफिब, ऑफ कोर्स पहले एफिब हो एंड देन उसका CHF हो गया उसको। एंड पेशेंट, अगर पेशेंट को तुम एंटीकोगुलेंट नहीं दे सकते, पेशेंट कैन नॉट टेक एंटीकोगुलेंट। ओके, तो इन सारे केसेस में हम लोग करते हैं रिदम कंट्रोल। ओके, तो अब देखते हैं हम रिदम कंट्रोल करते कैसे हैं। ठीक है, तो रिदम कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके हैं हमारे पास? ऑफ कोर्स अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, मतलब हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें उसमें बताया था ना कि अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है तो हमेशा हम लोग कार्डियोवर्जन के साथ जाते हैं ना। अगर स्टेबल है तभी तक हम लोग ये सब करते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह बताया था मैंने ABNRT के साथ, याद हो तो। ठीक है, देख लेना जाके एक बार। ठीक है, तो क्लास 1A ड्रग दे सकते हैं प्रोकेनामाइड, ठीक है, एंड 1C दे सकते हैं फ्लेकेनाइड, ठीक है, एंड 3 के ड्रग्स दे सकते हैं, डोफेटेलाइड दे सकते हैं,
डोफेटिलाइट, इब्यूटिलाइट, 2 मिनट, पेंसिल चार्ज कर लेनी चाहिए थी। इब्यूटिलाइट दे सकते हैं, एम्योडेरॉन दे सकते हैं, ठीक है। एंड ये याद रखना कि CAD है या CHF है, तो मैंने बता रखा है कि अगर मतलब कि LV फेलियर, हार्ट फेलियर ऑकर से CHF अगर होता है तो एम्योडेरॉन देते हैं, ठीक है। बट मान लो अगर एम्योडेरॉन नहीं दे सकते या कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके लिए, देन इसमें था एम्योडेरॉन था एंड इब्यूटिलाइट आल्सो, इब्यूटिलाइट भी था। अब अगर मान लो अगर तुम्हें CAD है या CHF है एंड तुम्हें मतलब कि एम्योडेरॉन देना होता है ऑफ कोर्स पहले, अगर वो नहीं है देन उसके बाद तुम डोफेटिलाइट दे सकते हो एंड देन फाइनली तुम सोटालॉल दे सकते हो, ठीक है। समझ आ गया इतना? ठीक है, ओके। भव्या से रिकरेंट AVRT के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सी दवाई? यार देख, मैजिक ड्रग तो अम्यूड्रॉन ही होता है। एक सेकंड, कैल्शियम स्पेसिफिकली एंटीड्रोमिक, ना फ्लेकेनाइड बताया था कल। मतलब कि एंटीड्रोमिक वाले में मतलब ड्रोमिक मतलब कि ऑर्थोड्रोमिक या सिंपली अगर हो तो भी एडिनोसिन दे सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली एंटीड्रोमिक है देन मतलब प्रोकेनामाइड वगैरह देते हैं, एनिबुटिलाइट, एंड फाइनली अगर रिकरेंट वाला है तो फ्लेकेनाइड देते हैं, याद हो तो, ठीक है। ओके, ठीक है, समझ आ गया ना इतना अभी तक, मैनेजमेंट वगैरह सब, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो DC कार्डियोवर्जन करेंगे, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल तो DC कार्डियोवर्जन, DC कार्डियोवर्जन यार एट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल 200। वालों को भी तो हो सकता है ना, मतलब जो CAD और CHF वाले हैं वो इस कैटेगरी में हाँ, भी तो आ सकते हैं, हीमोडायनेमिकली ना अनस्टेबल। हीमोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं यार। CHF तो हार्ट फेलियर तो तूने पढ़ा होगा ना, 3 तरीके के, मतलब 4 अमेरिकन जो सोसाइटी है उसने 4 टाइप्स में डाला है ना। तो मतलब टाइप 1 टाइप 2 है, उनको तो मतलब ऐसा सच नहीं होता। टाइप 4 वाले भी मतलब घूमते रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो तो हार्ट फेलियर है, ऐसा थोड़ी कि बिस्तर पे पड़ जाएंगे वो तो हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, क्या करे कि हम सोचते हैं कि पहले ही बंदा बैड मतलब लेट जाएगा अगर उसको हार्ट फेलियर है। मायोकार्डियल इंफेक्शन थोड़ी है उसे। देखो कार्डियोवर्जन प्लांट के आगे क्या लिखा है? DC कार्डियोवर्जन 200 जूल पे, ठीक है। अच्छा, जूल भी याद रखना जरूरी होता है ना, बिकॉज अब मैं बताऊंगा एट्री फ्लैक्टर में 25 to 50 हो सकता है, ठीक है। तो प्लान कार्डियोवर्जन मतलब तुमने प्लान कर लिया है, मतलब मान लो अगर तुम्हारा परमानेंट पेशेंट है या फिर मतलब कि परमानेंट नहीं बट स्टिल अगर परसिस्टेंट है उसे, ठीक है, एंड उसे तुमने प्लान कार्डियोवर्जन किया है तो सबसे पहले तुम उसे 3 दिन तक एंटीकोएगुलेंट, 3 वीक्स तक, सॉरी, तुम उसे 3 वीक्स तक एंटीकोएगुलेंट दोगे, ठीक है। होता क्या है ये? प्लान कार्डियोवर्जन मतलब कि मैं प्लान करके कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। मतलब हीमोडायनेमिकली स्टेबल है पेशेंट मेरा, ठीक है, बट मेरे को कार्डियोवर्ट तो करना ही पड़ेगा बिकॉज मैंने बताया एफएम में कार्डियोवर्ट तो कभी ना कभी करना ही पड़ता है ना, क्योंकि तुम्हें उसे हटाना ही है। वो तो तुम मैनेज कर रहे हो ना, रिदम कंट्रोल कर रहे हो बाय दीज ड्रग्स एंटीएस्मिक, और तुम्हें कार्डियोवर्जन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। तो तुम इसे 3 वीक तक एंटीकोएगुलेंट दे रहे हो, देन उसके बाद तुम DC कार्डियोवर्जन करोगे, एंड देन फाइनली तुम मतलब कि 4 वीक्स तक फिर से एंटीकोएगुलेंट दोगे, ओके। तो ये चीज याद रखनी है, पहले 3 वीक्स एंटीकोएगुलेंट, देन DC कार्डियोवर्जन, देन फिर 4 वीक्स एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। एंड अगर पेशेंट अगर प्रेजेंट कर रहे हैं आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एफिव, मतलब उसको 48 आवर्स के बाद उसने प्रेजेंट किया है, ठीक है, तो हमेशा TS मतलब ट्रांस इसोफेजियल एको तुम्हें करना है, ट्रांस इसोफेजियल एको, ठीक है। ये क्या अलग है समझ आ क्या? गया? कार्डियोवर्जन से हम अलग आ गए क्या? कार्डियोवर्जन तो बता देना, इतना ही होता है प्लान कार्डियोवर्जन में, सर अब पूरा थोड़ी बताऊंगा और कि कैसे आफ्टर करते हैं जो वैसे ये करते हैं। अक्यूट ऑनसेट है ये बता रहा है ना, TEE? एक्यूट ऑनसेट मतलब कि हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कि उसको ऑनसेट हो गया, देन उसके बाद अगर वो 48 आवर्स का उसने प्रेजेंट किया है, 48 आवर्स से पहले किया तो नहीं, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स किया, आफ्टर मतलब ऑफ एफिव, देन उसके बाद तुम्हें वो करना है, सबसे पहले मतलब ट्रांस इसोफेजियल एको करना है, ओके। मैंने ये तो बताया, हमें पता कैसे लगेगा? उसका ECG पे दिख रहा होगा क्या ये? मतलब उसको बता देगा ना उसको दिक्कत क्या है, मतलब उसके सिम्टम्स होते हैं ना, मतलब कि पैल्पिटेशन वगैरह, तो बता देगा कि उसको पैल्पिटेशन लग रहा था, बट जब उसको मतलब कि उसको लगा कि चलो कुछ दिक्कत मतलब कि मेहनत करने का सो होगा,
ठीक है, बट उसने मतलब कि दिखाया नहीं, बट उसको जब से ऑफ कोर्स मतलब कई लोग, तुझे पता नहीं इंडिया है तो काफी लोग डिले कर देते हैं आने में डॉक्टर्स के हाँ। पास। तुझे खुद सोच कि जो मायोकार्डियल इंफेक्शन है जो पीपल प्रेजेंट करते हैं ऑलमोस्ट एक मतलब 12 आवर्स बाद, ठीक है, मतलब इंडिया में मोस्टली, ठीक है, तो ये तो कोई छोटी सी बात है फिर भी, ठीक है, जहाँ एटलीस्ट मतलब कि इमीडिएटली जानलेवा नहीं है वो, तो फिर भी सोचना खुद, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये होता है कि अगर मतलब कि 48 आवर्स कर रहे हैं ट्रांसइसोफेजियल एको, ओके, ये याद रखना है। एंड जो सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं ना एएफ में, ठीक है, प्रोसीजर में क्या करेंगे, ऑब्वियसली कैथेटर एब्लेशन और क्या, ठीक है। फॉर एएफ उसका नाम होता है मैक्स प्रोसेस, मैक्स प्रोसीजर, ओके, ठीक है। एंड देन साइट होती है, मतलब एक साइट ऑफ एक्टोपिक फोकाई व्हिच प्रेसिपिटेट्स स्ट्रोक, ठीक है, जो कि मतलब एक पर्टिकुलर साइट याद रखनी है जो कि स्ट्रोक कॉज कर सकता है इस केस में, ठीक है। वो पर्टिकुलर फोकाई होता है पल्मोनरी वेन ओपनिंग इनटू लेफ्ट एट्रियम, ओके, तो ये याद रखना है। अब रेट कंट्रोल करना है तो तुम क्या करोगे, रेट कंट्रोल करना है, रेट कंट्रोल करना है तो सबसे पहले ये एस्टैब्लिश करने लगे उसको WPW सिंड्रोम नहीं है, ओके, बिकॉज अगर WPW सिंड्रोम वाला एफिब होगा तो पक्का सारे घूम घूम के आ जाएंगे, ठीक है। तो ईपीएस करो पहले, ऑफ कोर्स, ठीक है, ईपीएस करने वाले तुम्हें एस्टैब्लिश है कि नहीं WPW नहीं है, देन फिर तुम कैल्शियम चैनल दे सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, एंड देन उसके बाद बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरेम्पल, बिकॉज इसमें बोलस डोज होती है, मैंने बताया था ना 5 मिलीग्राम टू 20 मिलीग्राम दे सकते हैं। एंड देन बीटा ब्लॉकर में मैंने बताया था मेटाप्रोलॉल यूज करते हैं इन मोस्ट एरिथमियास। एंड देन फाइनली डाइऑक्सिन यूज कर सकते हैं बिकॉज वेगस को स्टिमुलेट करता है और यार सीएचएफ बेस्ड वेराम्पिल है वो ना। है ना लॉन्ग एल मतलब एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना। हाँ ओके बहुत सारे होते हैं ऐसे, बेनिडिपिन पता नहीं क्या क्या, सीएचएफ, ठीक है, मैंने बताया था ना डाइऑक्सिन एंड एमिडोरॉन एबीएनआरटी में ही बताया था मैंने कि दोनों मतलब कि सीएचएफ के केस में यूज कर सकते हैं आफ्टर द एडिनोसिन, ठीक है। तो इतना समझ आ गया ना, ठीक है। तो ईकेजी मैं दिखा देता हूँ, ईकेजी मैंने कल वैसे भी दिखा दिया था बट स्टिल एक और बार देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, 2 एग्जांपल ले लिए मैंने, ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ 2 मिनट को, सेलेक्ट, कहाँ है हमारा, ठीक है। तो हमारा 2 कंडीशन आ गई है तो हम लोग इसी में देखेंगे, तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं, ओके, ठीक है। ये क्या है, ये फिर है, चलो चेक कर लेते हैं ये फिर क्या है। हेलो, ये किसकी आवाज थी अभी, सिमर ये क्यों कोई और आया क्या, पता नहीं यार, अजीब सी आवाज आई काफी, मतलब किसी लड़के की आई। 2 मिनट रुकना यार, मेरे चार्ज में 2 मिनट चार्जर ढूंढ रहा हूँ ना एक बार। सो हम लोग ये ईकेजी देखने वाले हैं, मतलब इंटरप्रेट करने वाले हैं। तो भव्या तेरे से स्टार्ट करते हैं, तो ये कैसा ईकेजी लग रहा है, मतलब कौन क्या क्यूआरएस कैसा है इसमें, क्यूआरएस तो मुझे वाइट सा लग रहा है थोड़ा, मतलब नहीं ठीक है, वाइट, तीन ही है, 3 बॉक्सेस ही है। 3 ही तो है,
तीन ही हाँ। है, तीन ही स्मॉल बॉक्स है, ज्यादा वाइड नहीं है, सही है, ठीक ठाक। इरेगुलर है, और आरआर इंटरवल और रुक जाओ, पहले सीक्वेंस वाइज चले हम थोड़ा। ठीक है, ठीक है तीन सर। है, मतलब सॉरी, तीन है तो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो अब पी वेव्स हैं, वैसे पी वेव्स नहीं मतलब ऐसे फिब्रिलेटिंग कहने टाइप को, का है बट हाँ वही, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक नहीं लग रहा, मतलब कि बेस लाइन है ना, तो ये फिब्रिलेटिंग पी वेव्स है, बट हम लोग एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्या, नो नॉर्मल पी वेव दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक उसके बात बाद पूछनी है, हाँ इसमें जो QRS है V1 में वो RQR डैश पैटर्न नहीं है, मतलब RBB की तरफ नहीं लग रहा है ये क्या, राइट बंडल ब्रांच हाँ ब्लॉक, वही वही क्योंकि वही वही, RQR डैश पैटर्न हाँ है। हाँ, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ सही है, वेरी गुड, हाँ सही है, वेरी गुड वेरी गुड, सही क्या, हाँ वैसे V1 में है तो V2 में वो देख लेते हैं, 3 में भी V2 है। में नहीं है, पता नहीं क्यों। 2 मिनट और सही है, 3 में भी है, हाँ बट 3 में हमें देखना ही क्यों है, 3 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, तो नॉर्मल पी वेव, नो नॉर्मल पी वेव है, देन उसके बाद क्या चेक करते हैं हम लोग, आरआर इंटरवल। ठीक है, तो लेट्स चेक, तो इसमें 40 देन 15, मैं रफली लिख रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा था, 27 एंड देन 40, मतलब इरेगुलर है ऑफ कोर्स, तो इरेगुलर हो गया ना। अब उसका क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब कि या तो ऑफ कोर्स अगर इरेगुलर है तो हमारी क्या पॉसिबिलिटी, या तो एफिब होना चाहिए, ठीक है, या तो मैट होना चाहिए। मैट में तो यार, इसमें मैट तो हो नहीं सकता, दिख ही रहा है, ठीक है, मैट की वो है ही नहीं, ठीक है, मैट नहीं हो सकता है। इसके बाद मतलब कि एट फ्लटर ब्लॉक एंड पैट विद ब्लॉक, बट वो भी नहीं है, या फिर रिलेटिंग वेव से, एंड इससे पता ही चल रहा है कि ये एफिब है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें इतना दिक्कत नहीं, एफिब बहुत एविडेंट होता है, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें नैरो क्यूआरएस, ओके, एंड नो नॉर्मल पी वेव, देन उसके बाद इरेगुलर आरआर इंटरवल, इरेगुलरली इरेगुलरिज्म है ना, तो बोल सकते हैं एक तरीके से, एंड देन आल्सो फिब्रिलेटिंग वेव्स प्रेजेंट। ठीक है, तो एक बार इसमें हार्ट रेट भी एक बार चेक कर ही लेते हैं किसी में पर्टिकुलरली में। ठीक है, तो एक बार इसमें चेक करते हैं। अब इसमें हमें चेक करना है, हाँ एक बार इसमें हम एट्रियल रेट चेक करना चाहते हैं, बट इसमें चेक क्या करेंगे, इसमें कोई पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, छोड़ो, इसमें चेक क्या करना, मतलब क्योंकि इसमें हम लोग एट्रियल रेट वैसे चेक नहीं कर सकते बिकॉज इसमें एविडेंट नहीं है, एंड ऑल्सो वेंट्रिकुलर रेट चेक करने को फायदा नहीं है, बिकॉज वेंट्रिकुलर रेट हमें पता है कि 100 to 160 होना है। ठीक है, उसका इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बट वेंट्रिकुलर रेट, इसमें एट्रियल रेट तो ऑफकोर्स चेक नहीं कर सकते, बिकॉज अनड्यूलेटिंग मतलब लाइन, बेस लाइन है, तो इसलिए चेक करना इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों समझ आ गए ना कि कैसे चेक करते हैं, मतलब कि एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, एंड देन जितना मैंने मैनेजमेंट वगैरह बताया सब समझ आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एफिब, ठीक है, कंप्लीट। तो भव्या,